हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं डीएसएसपी नेचुरल साइंस का जो पेपर है उसकी सीरीज़। इससे पहले हम 2014 का पेपर कर चुके हैं और साथ ही अब कर रहे हैं 2018 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे उनके पेपर्स, राइट। अब 2018 में फ़ीमेल कैंडिडेट्स के 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, टाइम एंड डेट आप देख सकते हैं। उसी के साथ मेल के 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। इससे पहले हम शिफ्ट 2 पूरा कर चुके हैं केमिस्ट्री पोर्शन। अभी हम केमिस्ट्री शिफ्ट 3 की करेंगे और साथ ही बायो के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने पेपर को जब एनालाइज़ किया तो मैंने क्या देखा कि बायोलॉजी के 35, केमिस्ट्री 28 एंड फिजिक्स 27 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन की साइंस आई हुई है। 10 मार्क्स का आएगा टीचिंग मैथडोलॉजी। अब यहाँ पे 10 मार्क को ज़रा हटाएं, सिर्फ साइंस पे ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट हमें अपना पूरा स्ट्रॉन्ग करना है। इन 90 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वेटेज कहाँ जा रही है, बायो। अब इसमें आप ये नोट कीजिए 35 सिर्फ 11th-12th की बायो नहीं है, ये 11th-12th की है एंड ये सिर्फ 6 to 10th लेवल की है। 6 to 10th भी, 9-10th भी कर लेंगे बहुत है। तो आपको ये पता है 15 मार्क्स तो आपके बिल्कुल पक्के हैं, वो कोई भी नहीं चुरा सकता। आपको 20 मार्क्स के लिए और मेहनत करनी होगी। इन केमिस्ट्री 28 मार्क की है जिसमें काफ़ी ईजी क्वेश्चंस भी हैं। 12-13 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं। एंड इसी तरीके से फिज़िक्स भी। तो आप ध्यान रखिएगा कि कुछ पोर्शन 9-10 से है और बहुत सारा पोर्शन 11-12 से भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं, आपको पता ही चल जाएगा। आज हम करेंगे केमिस्ट्री एंड बायो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना आसान है। एटीपी सिंथेसिस किस सेल ऑर्गेनेली के अंदर होती है? तो आपने ये पढ़ा होगा अपनी 8th क्लास में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहते हैं। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, हम कर रहे हैं 27 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन कन्वेंशनल मतलब कि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म होने जा रहे हैं कुछ ही सालों के बाद, 200 ईयर्स तक उनकी अभी बस इतना ही है। तो इसलिए हमने अल्टरनेट मेथड सोचा, वो क्या है? टाइडल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं 5th जून ऑफ एवरी ईयर इज़ सेलिब्रेटेड एज विच डे? तो ये है एनवायरमेंट डे। ध्यान रखिएगा एक अर्थ डे होता है, वो है 22 अप्रैल, जबकि यहाँ क्या है? एनवायरमेंट डे है 5th जून। ये डेट याद रखिएगा, 5th जून। अब हम आएंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे। हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CN। देखिए ये CN ग्रुप है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर। जब आप इसके अंदर वाटर डाल देंगे तो यहाँ पे COOH बन जाएगा। ध्यान रखिएगा CH3CN, बस इतना ध्यान रखना ये चीज़ COH में कन्वर्ट हो जाती है जब इसमें वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। अमाइड भी बनता है, पर हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बोला है तो हम बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जाएंगे, दैट इज़ ये। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड बनता है और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे CH3COH भी बनता है। ये जो 5th क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। ये इम्पॉर्टेंट है और इसका तो डायरेक्ट मैं आपको वो भी बताऊंगी किस तरीके से याद रखना है। आपको H3PO2 दिया है, क्वेश्चन में यहाँ 3 लिखा है पर PO2 दिया हुआ है और आपको ये बोला है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻10 मोलर है। तो आप इसका pH बताइए। देखिए सिंपल आपका जो pH का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? -log H+। बट लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट 10⁻10 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 10⁻10 बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, वहाँ लिखा नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे वाटर के पार्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ऐड करेंगे 10⁻7। बस यही एक छोटा सा यहाँ चेंज है, वरना तो डायरेक्ट आंसर हो जाता 10, पर यहाँ पे 10⁻7 भी आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? 10⁻10 और 10⁻7 में से 10⁻7 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 10⁻3। काफ़ी सारे क्वेश्चन इजी भी हैं इसके आगे, बट लेकिन ये वाला केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप सिंपल मैथ्स तो देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो 1 में ऐड कर दो तो ये सिंपल है। देखो यहाँ तक कोई भी स्टेप मुश्किल नहीं है और पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब आपको बस यहाँ ध्यान रखना है log A × B क्या होता है? log A + B, log A + log B। इसकी वैल्यू आप याद करके जाइए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज हर पेपर में यही वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, 10⁻10। मैंने KVS NS सब में चेक किया है। तो आप ध्यान रखना कि आप ये थोड़ा सा याद भी करके जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। 0.004 आपको मोबाइल नंबर्स भी याद रहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप इसको ऐड करें 6.99 आंसर आ जाएगा आपका। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 6.99। नेक्स्ट, H2S मॉलिक्यूल में कौन से फोर्स होते हैं? देखिए H2S जो मॉलिक्यूल है ये पोलर है, फिर इसके आसपास जो भी पार्टिकल होंगे वो पोलर होंगे, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, बिल्कुल सीधा आंसर है इसका।
अब देखिए 7वां क्वेश्चन कितना आसान है। बर्डिंग इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर होता है। आपने इस तरीके से देखा होगा हाइड्रा, उसमें से यहाँ से बर्ड निकलती है, तो हाइड्रा के अंदर होती है। ये क्लास 8th की बुक में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इन ग्रीन प्लांट्स गार्ड सेल्स क्या रोल प्ले करती है? गार्ड सेल्स, तो आप जानते हैं गार्ड सेल्स किस में हेल्प करती है? गैसेस का एक्सचेंज। नंबर 2 ट्रांसपिरेशन, वाटर वेपर्स को अंदर बाहर मतलब, तो आप ये ध्यान रखना ट्रांसपिरेशन इसका आंसर है। फोटोसिंथेसिस में बोल सकते हैं बट लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांसपिरेशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेन रोल है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये बहुत ही इजी आंसर है, क्वेश्चन आपका 7th की बुक में भी दिया हुआ है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लिवर। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लास्ट इज अ डिजीज ऑफ फॉलोइंग क्रॉप। तो ब्लास्ट जो डिजीज है कौन सी क्रॉप में होती है? राइस में। ये भी आपको 8th क्लास की बुक में मिल जाएगा साइंस की। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, आप सिर्फ 6 to 10th की साइंस पढ़ेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जॉटिक ब्रीड ऑफ काउ। ये आपका 9th क्लास की बुक में है, लास्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन वाले में। उसमें बहुत आसान आप आगे ही मिल जाएगा आपको ये एक्जॉटिक ब्रीड ऑफ काउ जर्सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह, वैसे 10th में भी इस तरह का टॉपिक है बट लेकिन आपको एग्जैक्ट ये मिलेगा 12th क्लास के बायोलॉजी में, बिल्कुल खोलते ही इकोलॉजी वाले चैप्टर में। तो जू प्लैंकटन। नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इनमें से हमें किससे नहीं मिलता है? तो यहाँ पे सोरगम आना चाहिए था फर्स्ट ऑप्शन में, मेरे से गलती हो गई है। नेक्स्ट, राइस, ग्राम, मिलेट्स, तो इसका आंसर है ग्राम, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? मोस्टली आपको मिलता है प्रोटीन, तो ग्राम से हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। कौन सी इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज नहीं है? डायबिटीज़, कोल्ड, डेंगू या फिर कॉलरा। तो इसका आंसर क्या है? डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू विच। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा हुआ है। इसमें पूछा है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इन वाटर कैन कोज कैंसर, लंग कैंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? कैडमियम। ये क्वेश्चन आप कहीं पे लिख लीजिए, इसका आंसर कैडमियम। तो ये हम अच्छे से जब सीरीज़ करेंगे ना डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिजीज़ किस मेटल की वजह से होती है। कैडमियम याद रखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मफुल रेडिएशन एक्सपोजर ड्यू टू ओजोन। जैसे ही आपके पास ओजोन आ जाए ना, ओजोन, स्किन कैंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्किन कैंसर। ब्लू गिन एल्जे आर इंक्लूडेड अंडर विच किंगडम। तो इसका सीधा सा आंसर है मोनेरा। ये 9th क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, आप लोग पढ़ते हैं पढ़ाते भी होंगे, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कोज ड्यू टू पॉइजनिंग विद मरकरी। जब भी मरकरी आए ना तो मीना माटा याद रखना, मीना माटा। तो मरकरी, मीना माटा, तो ये क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है। तो मरकरी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? मीना माटा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जुड़ा है ओजोन से, तो ओजोन डिप्लीशन सीधा आंसर है। 12th क्लास की बुक में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं चाहे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। GWP, ये फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि हम जनरली ऐसे देखते नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP। इसका आंसर क्या है? CO2। सबको पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। CO2 की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वाटर वेपर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद मीथेन, N2O नाइट्रस गैस एंड ओजोन कुछ मात्रा में। तो ये सारे क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉजिंग एजेंट है। CO2 इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि केमिस्ट्री अब शुरू हो रही है हमारी। इससे पहले काफ़ी इजी क्वेश्चन थे बायो के। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये हम अलग वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। अभी यहाँ पे क्या कहा है? 2 बोतल हैं आपके पास। उन बोतल के अंदर एक में 1 मोलैरिटी और एक में 1 मोलैलिटी का NaOH का सोल्यूशन, कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH सोल्यूशन डाला गया है। तो बोल रहे हैं इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? इन 4 में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताती हूँ जिससे आपको ध्यान आ जाए इसका आंसर। ये देखिए आपके पास 2 हैं बोटल्स। अब यहाँ पे 1 मोलर कहा गया है और एक को 1 मोलल। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी मतलब क्या होता है? पहले मोलैरिटी देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, यानी वो जो NaOH डाला गया है। आप यहाँ पे ग्लूकोज समझ लो, काफ़ी आसान रहेगा। NaOH समझना, NaOH समझ लो। NaOH का मोलर मास 40 होता है, ठीक है, उससे समझेंगे तो आसान रहेगा। उसको 1 लीटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया है और उसके बाद हमारा मोलैलिटी कितने मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। मैं अब इसको ईजी वे में बताऊंगी ताकि आपको ये समझ आ जाए, क्योंकि ऐसे तो बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। इसको ऐसे समझिए, पानी ले लेते हैं सोल्वेंट,
क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है, जिसकी वजह से उस अगर डेंसिटी 1 है तो मास और वॉल्यूम एक ही बात हो जाएगी वहाँ पे, यानी सेम वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो हम पानी लेके चलेंगे सॉल्वेंट। ओके, अब हम देखते हैं। देखो आप यहाँ पे 1000 ml पानी में आपने 40 ग्राम क्या डाला, NaOH, मान लीजिए 40 ग्राम, 1 मोल हो गया ना। तो 1000 ml में आपने 40 ग्राम NaOH डाला, और इधर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना कि सॉल्वेंट, यानी कि उस सॉल्यूशन, अगर मैं कहूँ 1000 ml सॉल्यूशन है तो उसके अंदर आपका NaOH प्लस पानी मिलाकर 1000 ml है, जबकि इस तरफ मोलैलिटी में क्या होता है, सॉल्वेंट 1000 ml है। तो अगर पानी और NaOH दोनों मिला के 1000 ml सोल्यूशन है तो इसका मतलब यहाँ पानी होगा, वही 40 ग्राम कम पानी में। अब ये बताओ कि 40 ग्राम कम पानी में घुला है और 40 ग्राम ज़्यादा पानी में घुला है, तो गाढ़ा यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा होगा? 40 ग्राम कम पानी में घुला है, और एक कह रही हूँ 40 ग्राम ज़्यादा पानी में घुला है। तो यहाँ पे इतने सारे पानी में 40 ग्राम NaOH डाला गया है, यहाँ पे थोड़े कम पानी में 40 ग्राम, तो गाढ़ा कौन सा हुआ है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली सिचुएशन कॉन्सेंट्रेटेड है। तो X, ये है X बोतल, ये है Y बोतल, तो X की कंसनट्रेशन Y से क्या होगी, ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या होगा, X इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन Y। नेक्स्ट, MnOH4 माइनस चेंजेस टू न्यूट्रल मीडियम में, तो इसका बिल्कुल सीधा आंसर है MnO2 बनता है, यानी Mn4 प्लस। नेक्स्ट, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 117 एलिमेंट। ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे 17th ग्रुप है, यहाँ पे 117 एलिमेंट बैठा है, इससे नेक्स्ट 118। तो अब आपको पूछा है इसके कॉन्फ़िगरेशन। अब हम ये जानते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7, जो 17 ग्रुप का है तो 7। तो इसमें ये देख लो कि आउटर मोस्ट में 7 कहाँ है, यहाँ तो 6 आ रहा है, यहाँ भी कुछ हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। वैन आर्कल मेथड से हम टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर 1, टाइटेनियम की क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। आयोपेक नेम पूछा है इसका, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी और ये हमारा क्या होगा, साइड चेन। तो 3 पे फॉर्माइल ग्रुप लगा है, और ये 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 3 कार्बन है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें नहीं हो सकता, तो देखिए ये ग्रुप इधर भी आ सकता है, तो चेन आइसोमर तो हो सकता है। ज्योमेट्रिकल इसके अंदर, वेट, देखिए इसमें क्या है कि जब एक ही डबल बॉन्ड के वाले कार्बन पे 2 एटम सेम लगे होते हैं तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसमें पूछा है कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें बिल्कुल नहीं होगा, तो ये क्या है आंसर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा इसका। पोजिशनल हाँ हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड को आप यहाँ लगा दो तो इसमें पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देखो मेटामेरिज्म में क्या होता है, मैंने अभी डबल बॉन्ड को यहाँ लगाया है, इसके इस तरफ एक भी कार्बन नहीं है और इस तरफ कितने कार्बन है, 2। तो अगर यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते तो ये मेटामेरिज्म है कि इसके इस तरफ एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है। इसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल है, ये भी है और ये भी है, तो पॉसिबल कौन सा है, आइसोमेरिज्म नहीं है, ज्योमेट्रिकल। बट आंसर की में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं, मेटामेरिज्म दे रखा है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसके अंदर आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल नहीं, मेटामेरिज्म देखा है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता रही हूँ आपको। अब आप देखिए क्या करना है, बोहर मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ को कौन सा, 1 इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है बोहर मॉडल। और ये वाली स्टेटमेंट बोहर मॉडल की लिमिटेशंस हैं, आप पढ़ना, आपको पता चलेगा बोहर मॉडल की लिमिटेशंस है। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, जो सोल्यूशन होगा उसमें नहीं होगा। तो स्मोक, ब्लू ग्रीन, ब्लू कलर स्काई, ये सब क्या है, कोलॉइडल। ग्लूकोज सोल्यूशन इसका आंसर है, क्योंकि ग्लूकोज सोल्यूशन है एक, ना कि एक कोलॉइड। टिंडल इफेक्ट कोलॉइड्स में देखा जाता है। द मेथड नॉट यूज टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन में कौन सी चीज़ हेल्प नहीं करेगी, कॉटिंग विद फिनॉल, और सारी चीज़ें काम आते हैं कोरोजन को ठीक करने में। टर्शरी कंज्यूमर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे फर्स्ट कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं फूड को, ये सेकंड कंज्यूमर होते हैं, ये थर्ड कंज्यूमर होते हैं। अब डियर, रैबिट, ग्रीन प्लांट, हॉक, ग्रीन प्लांट को तो हम यहाँ रखेंगे क्योंकि वो तो खाना बनाते हैं। उसके बाद रैबिट को यहाँ, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट खाता है। डियर को हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि वो रैबिट को खा लेता है। हॉक सबसे ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि हॉक
सबको खा सकता है, स्पेशली हम कहेंगे डियर को, अगर डियर कहीं पे है, मरी है या बैठे है, उसको अटैक कर देता है वो। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, टर्शरी कंज्यूमर, तो आंसर इज हॉक, ऑप्शन नंबर 4। ओजोन डिप्लीशन इज प्रोमिनेंट ओवर विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड, तो इसका आंसर है अंटार्कटिका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसका आंसर है लाइम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था Ca, कैल्शियम के सिलिकेट्स होते हैं, कैल्शियम वाला पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, CaO वाला, तो लाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एल्यूमिनियम कार्बाइड, जो आपके पास एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ध्यान रखना AlOH थ्राइस, इसको छोड़ भी सकते हो, हमें इससे मतलब है CH4, ये गैस है। इन्होंने कहा है कोई एक्स चीज़ निकलती है, और एक्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड मीथेन, और किस मेथड से बनाई जाती है, वो एक्चुअली ये पूछ रहा है, कितना घुमा दिया क्वेश्चन को, डायरेक्ट नहीं दिया, मीथेन पूछा है, मीथेन किस मेथड से बनाया जाता है, तो यहाँ तो एल्कीन का चक्कर ही नहीं है। कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस से ध्यान रखना, हम 2 कार्बन की चीज़ें बना सकते हैं, 1 की नहीं, तो ये भी नहीं। डी कार्बोक्सिलेशन इसका आंसर है, वुड्स रिएक्शन बिल्कुल नहीं, उसमें तो मीथेन बना ही नहीं सकते। न्यूट्रलाइजेशन में भी कंसिडर्ड एज फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड अकॉर्डिंग टू, तो ये है लुईस की थ्योरी, डेटिव बॉन्ड के बारे में जो भी है लुईस थ्योरी। यहाँ पे और तो ऑप्शन में ही नहीं हमें सेट हो रहे हैं जो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। आप इसमें बस ऑक्सीजन बैलेंस करना है, बस ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ कितनी ऑक्सीजन है 4x, नेक्स्ट यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है 2y, इधर कितने ऑक्सीजन है, एक और x आ गया, टोटल इस तरफ कितने x हो गए हैं हमारे पास 5x और 2y। अब इस तरफ देखो, हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है 4y, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, पर आपको ये xy बताना है यहाँ पे क्या क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 5x कितना y हो जाएगा, ये इससे कट के 2y, हमारे पास आया 5x इज इक्वल्स टू 2y, तो x बाय वाई इक्वल टू 2/5, तो x 2 और y 5, तो x हमारा 2 होगा और y हमारा क्या होगा 5। ये क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ, पूछा था कि x क्या है, y क्या है और z क्या है, तो x 2 है, y, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम कुछ लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। द रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन एंड HBr इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, वेलोसिटी की साउंड सॉलिड्स में ज़्यादा होती है, इनमें सॉलिड कौन है हमारा स्टील, तो ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलियमाइड अमंग, पोलियमाइड क्या होते हैं, ये पॉलीमर वाले चैप्टर में मिल जाएगा, इसका आंसर क्या है नायलॉन 66। तो आप कहेंगे तो फिर मैं अब इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस्ड अलॉन्ग विद एल्कली मेटल, वाई, हम हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ फर्स्ट ग्रुप के साथ क्यों नहीं रख रहे हैं, तो सीधी सी बात है, एल्कली मेटल मेटल होते हैं और ये एक नॉन मेटल है, आपको कैसे पता ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, आप उसको क्या हथौड़े से मारेंगे, क्या वो चपटी होगी, नहीं, इसका मतलब वो क्या है नॉन मेटल, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं वो नॉन मेटल है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन मतलब ये होता है कि कहते हैं कि ये एज इट इज़ क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब तो क्या चक्कर है इसके पीछे, क्या रीज़न है, तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए वो फुल्ली फिल्ड तो हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो मिल गई है, बट 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं, इतना छोटा साइज़ है, वो उसको होल्ड करके ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, तो ये अकेला नहीं रह सकता, इसे किसी से जुड़ना पड़ेगा। तो इसमें पूछा है कि क्या रीज़न है, तो वैसे भी इनका तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसमें बड़ा सा आंसर देखो, इसमें वही बात लिखी है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ओवर वेट द स्टेबिलिटी गेंड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बेशक से उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लिया हो, पर लेकिन वो संभल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इथेनॉइक एसिड, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। इथेनॉइक एसिड आपने क्या किया, LiAlH4 के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवा दी, तो सॉरी इथेनॉइक एसिड है, तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, जैसे ही आपको ये आ जाए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको H2 बना देगा, तो आपको क्या मिलेगा इथेनॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पहले नीचे वाला करेंगे, वो काफ़ी समझाने वाला है। फॉर्मूला ऑफ द ओर, ये तो फिर इसका आंसर सीधा है ZNS, आपको और वाले चैप्टर में क्लास 10th में भी मिल जाएगा NCERT में। अब करते हैं ये क्वेश्चन जो कि काफ़ी अलग है, रेडियो एक्टिविटी से बेस्ड है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इन्होंने क्या कहा है कि हमें क्या किया, हमने किसी पता नहीं किस सब्सटेंस पे हमने बीटा
पार्टिकल्स, इसमें क्या बोला है, विच गिव्स दिस ऑन बीटा एमिशन, ठीक है। हमने किसी सब्सटेंस पे बीटा पार्टिकल्स को क्या किया, छोड़ा, 2 बीटा पार्टिकल्स, ये बीटा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो हमें N14 मिला। तो पूछ रहे हैं कि जो ये वाली चीज़ है इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने कितने होंगे, रेशियो पूछा है, पर आप बस कितने बताना आपको। तो सिंपल देखो कैसे करना आपको, ये नाइट्रोजन, ये क्या है हमारे पास 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता होना चाहिए 7, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पर क्या हुआ है कि जो बीटा पार्टिकल्स का एमिशन हुआ है, तो बस आपको एक काम करना है यहाँ पे, ये चीज़ कब बनती है, जब इसमें से आपके 2 माइनस हो जाएं, तो 7 में से 2 माइनस कर दो तो क्या आएगा 5। तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और यहाँ 0, मैं एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। N14 मिला है आपको, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, और इसमें से ये ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो यहाँ पे अगर ये निकल गए हैं 7, तो ये पहले क्या रहा होगा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, इसको हमें आगे रखना है क्योंकि एमिशन हमने किया है, निकले नहीं है, सॉरी। तो अब देखिए आपके यहाँ पर N14 आपको मिला, आपने किसी चीज़ पर बीटा पार्टिकल्स का एमिशन किया, तो देखिए किस चीज़ में हम ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ें कि ये बन जाए, तो यहाँ पे आएगा बोरोन 5, और एटॉमिक नंबर बोरोन का यहाँ पे इस चीज़ का ये नंबर सेम रहेगा। अब इसके अंदर आपने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब वो ऐड होंगे यानी कि 2 बीटा पार्टिकल, तो फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 7। तो आंसर क्या है, बोरोन 4 और बोरोन 5 एंड यहाँ पे 14। तो इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, प्रोटॉन भी 5 होंगे, एंड न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 में से 5 माइनस करो तो 9। तो इसका आंसर क्या है 559। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एवियन पॉक्स वायरस। देखिए ये बायो का क्वेश्चन है, हम जनरली 10th तक तो नहीं पढ़ते हैं, पर इसको मैं तरीका बताती हूँ। एव्स, ये एव्स शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये तो आप पढ़ते ही हैं, बर्ड्स के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, तो DDT, ये बात तो सबको ही पता है, तो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेल थ्योरी, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है 9th क्लास का, श्रीडर एंड स्वान। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, नेफ्रॉन, इसे हम अपने क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके शिफ्ट 3 से थे, आप इन क्वेश्चन को लिखिए, क्योंकि देखिए सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा या PDF लेने से कुछ नहीं होगा, आपको इन क्वेश्चन को एक पेज पे लिखना है, केमिस्ट्री के बायो पे अलग, और एनालाइज करना है फिर से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ डाउट है, तो उस डाउट को फिर क्लियर किया जाएगा। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, TGT ही आपके सामने है, 14 का पेपर भी सॉल्व करेंगे और 2018 शिफ्ट 2 वाला पेपर भी करके देखेंगे, तो इसी से आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आई होप आपको ये सब क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। एंड आप केमिस्ट्री एंड बायो की बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फिज़िक्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर एक टाइम पे हम मान लें हमसे वो न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप कम से कम उसको स्किप कर सकते हैं, पर केमिस्ट्री बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए अगर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हमें लगता है वो टाइम कंज्यूमिंग है और हमें थोड़ा स्पीड पकड़ने हैं, तो इसीलिए इनको पहले वेटेज दीजिए।